Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter which has been taken from the book Footprints Without Feet. And the name of the chapter is The Making of a Scientist, which is written by Robert W. Peterson. So my dear students, as we all know, we have a dream. Everybody has a dream. हर किसी का एक ड्रीम होता है और हर कोई उसे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करता है। तो उस एफर्ट्स के टाइम पे उसे बहुत सारा हार्डवर्क भी करना पड़ता है और उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं, राइट? लेकिन अगर आपको अपने ड्रीम को पूरा करना है, सो यू शुड नॉट थिंक कि मेरी लाइफ में फेलियर्स नहीं आएंगे और मुझे हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, मैं अपने ड्रीम को ऐसे ही अचीव कर लूंगा. It's not possible. So here in this video session we will learn a story of a scientist named Richard Albright, जो कि एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे अपने बचपन में और उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया और फिर किस तरीके से वो एक साइंटिस्ट बन गए जिनका इतना नाम हो गया, जिन्हें इतने सारे अवार्ड मिले और लोगों ने उनको बहुत सराहा, राइट? और उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज भी दी. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. एक बॉय का साइंटिस्ट बनने तक का सफर, and the name of the boy is Richard Albright. So in this whole video we are going to learn the whole explanation of the chapter and we will learn all the hard words which will come in between. Let me tell you that this is chapter number 6 and I have divided this chapter into 2 parts. So here we are covering part first of this chapter. So let's start. Richard Albright has received the Searle Scholar Award and the Turing Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. Now, this is said that कि Richard Albright he is a very well-known scientist, बहुत ही well-known है ये और इनको awards भी मिल चुके हैं for biochemistry and molecular biology. कौन-कौन से awards मिले इनको? Searle Scholar and Turing Award. That's why he is well known. That's why people know him very well, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में हासिल किए हैं. और फिर ये बता दें कि ये अचीवमेंट इनको कैसे प्राप्त हुए. ये कहते हैं मेरा हमेशा से ही एक चीज़ में इंटरेस्ट था, मैंने अपने आसपास के जो नेचर था उसको ऑब्जर्व किया और मेरा हमेशा से इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में था, हमारे आसपास की बटरफ्लाई. सबको अच्छी लगती हैं बटरफ्लाइज. हम लोग को क्या लगता है हल्का सा छू लें फिर उसको उड़ा दें, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं. वो सोचते हैं इतनी कलरफुल कैसे होती हैं, इनके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे होता है, राइट? तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो दिस वॉज हैपेंड विद रिचर्ड एलब्राइट ऑल्सो. इनका हमेशा से ही इंटरेस्ट रहा बटरफ्लाइज में, जिसकी वजह से ये एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहाँ पे इन्हें वर्ल्ड ऑफ साइंस दिखने लगा, यानी कि हर चीज़ में साइंस दिखने लगी. तो उन बटरफ्लाई की तरफ से इनको एक नई चीज़ मिली, एक सोचने का नज़रिया मिला कि कैसे हम सेल थ्योरी को पढ़ सकते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली रिलेटेड होती हैं साइंस से, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और जिनसे हम बहुत सारे थॉट्स डेवलप कर सकते हैं और वो हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे ले जा सकती हैं. साइंटिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट अपने आसपास की चीज़ों को ही तो ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनके दिमाग में नए नए सवाल पैदा होते हैं, फिर वो उनके सवालों के आंसर्स ढूंढने के लिए निकलते हैं और फिर उन्हें जब उनके आंसर्स मिल जाते हैं तब वो एक नई थ्योरी डेवलप कर चुके होते हैं, राइट? सो दिस हैपेंड विद Richard Albright also because he said that कि अगर मेरा बटरफ्लाई में इंटरेस्ट ना होता तो मैं कभी भी इस लेवल तक ना पहुंच पाता, राइट? आगे बढ़ेंगे. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Now, रिचर्ड एलब्राइट के बारे में बताया जाता है कि जब वो 22 साल के थे, अब 22 साल के हैं वो, उन्हें बोला जा रहा है अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर. फॉर्मर का मतलब पहले. This was the history और this was the past of रिचर्ड एलब्राइट कि जब वो छोटे थे तो उनके यहाँ पे स्काउट गाइड का एक पार्ट था, तो वो स्काउट गाइड वाले पार्ट में हमेशा फर्स्ट आते थे, टॉप करते थे और उन्हें स्काउट ऑफ द ईयर भी मिल चुका है. एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क्स. अब ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि अब इन्हें एक थ्योरी पे काम करना था और वो थ्योरी थी कि सेल्स कैसे काम करते हैं. सो इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर हिम. जब वो 22 साल के हुए तो उन्हें इस थ्योरी के ऊपर काम करना था और वो उस चीज़ को लेकर के बहुत एक्साइटेड थे. सो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको कोई काम दिया जाए ना तो उसको बेमन से मत करो, उसको अपने मन से करो, खुशी से करो, तब आपको वो काम करने में अच्छा लगेगा, right? Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. So this is PNAS, that is Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America. तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूएस
कि जो PNAS है इसमें इन्होंने क्या किया, अपना आर्टिकल दिया। अब रिचर्ड एब्राइट इस काम में अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके रूममेट भी थे जो इस सेल थ्योरी के वर्क में लगे हुए थे और इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जब इन्होंने ये थ्योरी डेवलप की तो इस थ्योरी के बारे में ये जो आर्टिकल था ये US के इस PNAS में भी निकला। दैट वाज वेरी वेरी ग्रेट फॉर अ स्टूडेंट, कि हम जब अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और हमारा कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में आना या किसी जर्नल में आना वो बहुत बड़ी बात होती है। सो इनके लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जब इन्होंने सेल थ्योरी को डेवलप किया, अपने रूममेट के साथ एक्सप्लेन किया और उसका एक्सप्लेनेशन इस जर्नल में आया। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college student। और ये पहली बार था कि एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल ने कभी भी किसी स्टूडेंट के, कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को पब्लिश किया, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कहीं के कॉलेज स्टूडेंट ने कोई काम किया था, किसी तरह की थ्योरी डेवलप की थी और उसको किसी जर्नल में छापा गया था। तो इसी वजह से ये बहुत खुशी की बात थी। दिस वाज एन अचीवमेंट फॉर रिचर्ड एब्राइट। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग को हमारे छोटे छोटे अचीवमेंट्स पे बहुत ही ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए, बिकॉज वो छोटे छोटे एफर्ट्स ही होते हैं जब हम लोग अपनी प्रेपरेशन कर रहे होते हैं और फिर वो छोटे छोटे से एफर्ट्स हमारे बहुत बड़े हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। नाउ रिचर्ड एब्राइट इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि मैंने जो थ्योरी दी मेरे फ्रेंड के साथ मिलकर के वो एक जर्नल में आई, दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। और वो अपने अचीवमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो जैसे बड़े बड़े लीग्स होते हैं ना, उसमें कोई 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा जिसके हाथ में पहली बार बैट पकड़ाई गई हो, उसने अचानक से छक्का मार दिया। या फिर आप बेसबॉल समझते हो ना, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दी बैट बॉल, राइट, क्रिकेट। तो उसी की तरह जब उसमें आप सिक्सर मारते हो तो दैट इज होम रन फॉर देम। तो 15 साल की उम्र में एक बच्चे को बैट पकड़ाया गया हो एक बड़े से लीग में और उसने जाकर के क्या मार दिया हो, एक बड़ी सी फील्ड पे उसने एक सिक्सर मार दिया हो, एक होम रन मार दिया हो। सो द अचीवमेंट वाज जस्ट लाइक दैट। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था रिचर्ड एब्राइट के लिए ये कि उनका जो थ्योरी था वो एक जर्नल में आया था एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. अब रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि ये पहली बार था उनके लिए कि इतने लंबे टाइम के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला था, वो भी साइंस में और अदर फील्ड्स में। वो कहते हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये, लेकिन मेरी शुरुआत तो हुई यहीं से थी। अगर मैं कभी बटरफ्लाइज को ऑब्जर्व नहीं किया होता तो शायद मैं कभी ये सारी चीज़ें कर ही नहीं पाता। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉट ऑफ रीडिंग Pennsylvania, there wasn't much of could do there. He said, I certainly couldn't play football, baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. तो बचपन से ही बताया जाता है यहाँ पर कि जो एब्राइट थे वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। रिचर्ड बहुत ही होशियार थे, बहुत ही दिमाग के तेज थे और वो अपनी मम्मी के और पापा के अकेले बच्चे थे। ही वॉज द ओनली चाइल्ड। तो एब्राइट की जो परवरिश हुई, यानी कि जो पढ़े पले बढ़े, उन्होंने जो पढ़ाई करी, अपनी एजुकेशन ली, वो कहाँ से ली? आप ये मैप देख रहे हो, दिस इज द मैप ऑफ यूएस, और ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज पेंसिल्वानिया, राइट। तो यही वो जगह थी जहाँ पर एब्राइट रहा करते थे, यहीं पे ही रह करके उन्होंने पढ़ाई करी थी। तो वो बताते हैं कि वहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए था नहीं, लेकिन क्योंकि मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था, मैं बेसबॉल नहीं खेल सकता था, मेरे पास एक टीम नहीं थी फुटबॉल बेसबॉल खेलने के लिए, तो मेरे पास बस यही एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था। वो चीज़ क्या थी? कलेक्टिंग थिंग्स। वो छोटी छोटी चीज़ों को अपने आसपास देखते, नोटिस करते, उन्हें कलेक्ट कर लिया करते थे। अब जैसे अलग अलग लोग होते हैं, उन्हें अलग अलग चीज़ों का शौक होता है। किसी को कॉइन कलेक्शन का शौक होता है, किसी को स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है। हम जब छोटे थे तो हम पेप्सी के जो कैप्स होते थे ना, उन्हें कलेक्ट किया करते थे, राइट। सो ऐसे ही रिचर्ड एब्राइट जो हैं उनको भी शौक है चीज़ों को कलेक्ट करने का, बिकॉज वहाँ पर इतने लोग नहीं थे, इतने पीपल नहीं थे जिनके साथ मिल करके वो बेसबॉल और क्रिकेट खेल सकते। तो ही सेड मैं चीज़ों को कलेक्ट किया करता था, दैट वाज माय गुड टाइम। सो ही डिड, तो उन्होंने ऐसा किया क्योंकि नो वन वाज देयर विद हिम, सो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग थिंग्स। एंड डिड ही एवर, बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन
Ebrard collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. So अब यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो कि रिचर्ड एब्राइट अपने बचपन में किया करते थे. क्योंकि उनके पास क्रिकेट और बेसबॉल खेलने के लिए टीम नहीं थी, तो उनके पास यही काम था करने के लिए, चीज़ों को कलेक्ट करना. तो वो दिन भर यही किया करते थे और यही काम था जो उनका शौक था, जो उनका पेशा था. शुरुआत से ही जब वो किंडरगार्टन में थे, मतलब जब वो एक छोटे से बच्चे थे और जब वो प्ले स्कूल में खेला करते थे, तो उन्हें शौक था बटरफ्लाइज कलेक्शन का. और तभी से ही उनके अंदर ये डिटर्मिनेशन आया कि मैं बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता हूँ. और फिर उनके अंदर बटरफ्लाइज ही नहीं और सारी कलेक्शन का भी शौक आ गया. तो उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया था? उन्होंने पत्थर कलेक्ट किए थे, रॉक्स. वो रॉक्स को, अलग अलग टाइप की रॉक्स को कलेक्ट करते थे. फिर वो फॉसिल्स कलेक्ट करते थे, डेथ एंड डिकेइंग ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स. या फिर वो कॉइन्स कलेक्ट कर लिया करते थे कभी कभी. और हाँ, उनके अंदर एक और क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही थी बचपन में ही. वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉमर टू. क्योंकि कभी कभी वो रात में बैठ जाया करते थे और देर रात तक स्टार्स को वॉच किया करते थे. बहुत ज़्यादा वॉच करते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था ये सारे काम करना. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड. शुरुआत से ही उनके अंदर एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी. व्हाट डज इट मीन? कोई ऐसी चीज़ थी जो उनको बार बार पुश कर रही थी कि नहीं देखो, तुम इस चीज़ की तरफ जाओ, तुम चीज़ें कलेक्ट करो, तुम फॉसिल फ्यूल्स कलेक्ट करो, तुम कॉइन्स कलेक्ट करो. और उनमें उनको एक इंटरेस्ट दिखता था. तो बचपन से ही एक ऐसी चीज़ थी जो रिचर्ड एब्राइट को साइंस की तरफ खींच रही थी. एंड ही वॉज जस्ट डूइंग दैट. बचपन से ही उनके पास एक दिमाग था, ब्राइट माइंड, लेकिन उनके अंदर एक होता नहीं, इच्छा भी थी, एक उत्सुकता भी थी कि मेरे को ये काम करना है. होता है किसी चीज़ की तरफ हम बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड फील करते हैं, बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हैं, एंड वी डू दैट. सो ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. उनकी एक मदर थी जो कि हमेशा उनको मोटिवेट किया करती थी पढ़ने के लिए. तो अब क्योंकि एब्राइट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मतलब एवरीथिंग ही हैज़ अ ब्रिलियंट माइंड, ही हैज़ अ क्यूरियोसिटी ऑल्सो. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी जो मदर थी वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी और वो उन्हें हमेशा सपोर्ट करती थी कि तुम ये लर्न करो, तुम वो लर्न करो, तुम वो लर्न करो. अब क्योंकि मदर इतनी ज़्यादा सपोर्टिव थी तो शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स. वो अक्सर उन्हें ट्रिप्स पर ले जाया करती थी कि जाओ देखो, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है. बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एंड माउंटिंग मटीरियल्स. वो उन्हें टेलीस्कोप ला करके देती थी, माइक्रोस्कोप ला करके देती थी और कैमरा ला के देती थी. और इवन वो सारी चीज़ें भी ला करके देती थी जिनके ऊपर रख करके एब्राइट सारी चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं. तो माउंटिंग मटेरियल्स आर जस्ट जिनके ऊपर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या कैमराज रखा जाए. और अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प इन मेनी अदर वेज. और बहुत सारे इक्विपमेंट्स ला करके देती थी जिससे वो अपनी साइंस की क्यूरियोसिटी को और ज़्यादा डेवलप कर सकें. तो इसी तरीके से वो उन्हें अलग अलग तरीके से मदद करती रहती थी टू बिकम मच better in science and in doing things. I was his only companion. Companion means a friend, एक साथी, एक दोस्त, until he started school. अब whose statement is this? His mother said. ये रिचर्ड एब्राइट की मदर का स्टेटमेंट है कि मैं उसकी इकलौती साथी थी जब तक उसने अपना स्कूल शुरू नहीं किया था. After that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. Now if you learn this you would come to know that कि जब 3rd class में थे, 3rd grade refers to the 3rd class, जब रिचर्ड एब्राइट तीसरी कक्षा में थे तो उनकी जो मदर थी उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया था, यानी कि रिचर्ड एब्राइट के फादर की डेथ हो गई थी. सो रिचर्ड एब्राइट की मदर ही थी जो उनका पूरा ध्यान रखती थी. तो रिचर्ड एब्राइट की मदर कहती हैं कि जब वो स्कूल जाने लगा तो मैं उसके दोस्तों को घर ले आया करती थी और रात में भी हम लोग टाइम स्पेंड करते थे, हम लोग चीज़ों को साथ में किया करते थे. और रिची एक ऐसा बच्चा था जो मेरी पूरी ज़िंदगी था मेरे हस्बैंड के मर जाने के बाद, यानी कि रिची के फादर के मर जाने के बाद. और वो रिची किसको कह रही हैं? वो रिचर्ड एब्राइट को प्यार से रिची बुलाती हैं. रिची जब 3 साल का था वो बताती हैं उनके पापा की डेथ हो गई थी और तब से सिर्फ मेरा और रिची का ही साथ था जिसको लेकर के हम जिंदगी गुजार रहे थे. She and her son spent almost every evening at the dining room table. ऐसा अक्सर हमेशा होता था कि जब वो इवनिंग टाइम में होते थे तो वो डाइनिंग रूम में ही अपना टाइम स्पेंड करते थे. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work but learning things, his mother said. He liked it. He wanted to learn. अब फिर यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट की मदर कहती हैं कि इफ़
ही डेंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास कोई काम नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढा करती थी. नॉट फिजिकल वर्क. फिजिकल वर्क का क्या मतलब है? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, ये सारे काम उनको नहीं देती थी, बल्कि चीज़ों को लर्न करने के काम देती थी कि चलो इस बार तुम ये करो, लेट्स सी कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, राइट. तो उनकी मदर जनरली उनके लिए काम ढूंढा करती थी जिसमें रिची इन्वॉल्व रहे, रिचर्ड एब्राइट इन्वॉल्व रहे, और वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को लर्न कर पाएँ. और वो उसे पसंद भी करते थे. जो उनकी मदर उनके लिए नए नए गेम्स ढूंढती थी, नई नई चीज़ें ढूंढती थी, उन्हें वो पसंद आती थी, क्योंकि उनके अंदर हमेशा से ही एक क्यूरियोसिटी थी कि हमें चीज़ें लर्न करनी है, हमें चीज़ें सीखनी है. तो इस वजह से वो ये काम किया भी करते थे. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हैबिट नहीं होती है बैठने की, लर्न करने की, चीज़ों को सीखने की, बट रिचर्ड के अंदर वो चीज़ थी. एंड लर्न ही डिड. और हाँ, यही वो काम था जो वो किया करते थे, चीज़ों को सीखना, लर्न करना. He earned top grades in school on everyday things. He was just like every other kid, his mother said. अब यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट की मदर उनको एक और चीज़ बताती हैं. उनका कहना ये है कि उसे बहुत अच्छा लगता था चीज़ों को सीखना, और वो अपने स्कूल में टॉप ग्रेड्स लाया करता था. हर रोज़ उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती थी, बाकी बच्चों की तरह करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी जो वो कर सकता था, वो करता था. लेकिन एक इकलौती ऐसी चीज़ थी जिसमें वो सबसे अच्छा था, दैट वाज दी स्टडीज़. वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, जिसकी वजह से वो क्यूरियस रहता था हर एक चीज़ को याद करने के लिए. By the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. अब यहाँ पे क्या बताया जाता है कि जिस समय वो अपने सेकेंड ग्रेड में थे, राइट, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 25 स्पेशीज कलेक्ट करी थी. किसकी? बटरफ्लाइज की, अपने ही होम टाउन में, मतलब जहाँ वो रहा करते थे, पेंसिल्वानिया में. वहीं पर ही उन्होंने, जहाँ पे उनका होम टाउन था, उसी के आसपास उन्होंने बटरफ्लाइज इकट्ठा करी थी, वो भी 25 स्पेशीज, अलग अलग स्पेशीज की. दैट वाज ग्रेट. और उनके कलेक्शन को उन्होंने जॉट डाउन भी किया था. सो एज यू कैन सी हियर, ये एक आपकी बुक में एक चार्ट दिया गया है जिसमें ये बताया गया है स्पेशीज एंड सब स्पेशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेंसिल्वानिया. तो पेंसिल्वानिया में जो उन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व करी और जो उन्होंने स्पेशीज़ कलेक्ट करी थी, उनकी स्पेशीज़ और सब स्पेशीज़ का एक चार्ट बना लिया था उन्होंने. दिस वाज द चार्ट गिवन बाय रिचर्ड एब्राइट. ये आपकी बुक में दिया गया है. दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड. फिर वो कहते हैं शायद यही था जो कि मेरा बटरफ्लाई कलेक्शन का एंड था. बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. नाउ अब रिचर्ड एब्राइट का कहीं ना कहीं शायद ये इंटरेस्ट खत्म हो जाता बटरफ्लाई कलेक्शन का अगर उनकी मदर उनको एक बुक ना ला करके देती. और बुक का नाम क्या था? द नेम ऑफ द बुक वॉज द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10. दैट बुक which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. अब रिचर्ड एब्राइट शायद दोबारा कभी भी इन स्पेशीज को कलेक्ट करके इनके ऊपर और रिसर्च ना करते, क्योंकि उनकी मदर ने उनको एक बुक ला करके दे दी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10. तो उनका इंटरेस्ट वापस से इसमें डेवलप हो गया और फिर वो वापस से चीज़ों को करना शुरू कर दिए. वो बुक जिसने उनको बताया कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो क्या करती हैं, वो माइग्रेट करती हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड माइग्रेट? माइग्रेट का मतलब होता है ट्रेवल करना, एक जगह से दूसरी जगह, राइट. एंड बर्ड्स ये अक्सर करती हैं इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर. दे माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. अब इस बुक की वजह से उनका वापस से नज़रिया बदल चुका था बटरफ्लाइज की तरफ, और फिर से उनके अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई थी, और फिर से वो यंग कलेक्टर, यहाँ पे यंग कलेक्टर कौन है? रिचर्ड एब्राइट. तो रिचर्ड एब्राइट के अंदर एक फिर से क्यूरियोसिटी जाग उठी थी कि आखिर ये बटरफ्लाइज कैसे माइग्रेट करती हैं, राइट, सेंट्रल अमेरिका तक. तो उनको बहुत मज़ा आ रहा था, उनके लिए एक नया टास्क था जो उनको करना था, एंड ही वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट ऑल्सो. एट द एंड ऑफ द बुक के ख़त्म में, मतलब एंड में, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन. अब इनकी मदर ने जो इनको बुक ला करके दी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, राइट, वो जब खत्म हुई, जब उसका एंड हुआ, तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको एक तरह का इन्विटेशन दिया गया था कि आप हेल्प कर सकते हो बटरफ्लाई माइग्रेशन में. एंड व्हाट वाज दैट? दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए. और
Urquhart of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. Now look at this. This is very, very beautiful. अब इस बुक में क्या लिखा हुआ था, उनसे बोला गया था कि आपको क्या करना है, आपको बटरफ्लाइज को टैग करना है रिसर्च के लिए. और ये रिसर्च कौन करवा रहा है? डॉक्टर फ्रेडरिक ए उरहार्ट, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, एंड दैट इज इन कनाडा. तो रिचर्ड एब्राइट की मदर हमेशा से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस रही हैं, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रही हैं रिचर्ड को लेकर के. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिख दिया डॉक्टर उरहार्ट को, और फिर एब्राइट ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने जो बटरफ्लाइज थी ना उनको पकड़ना शुरू कर दिया, और उसके बाद उनमें एक टैग अटैच करना शुरू कर दिया. अब जैसे ये आप देख रहे हो, ये जनरली किया जाता है बटरफ्लाइज के माइग्रेशन के लिए. क्या होता है, बटरफ्लाइज को पकड़ा जाता है, उनमें एक छोटा सा टैग चिपका दिया जाता है, और फिर वो उड़ करके दूसरी तरफ चली जाती हैं, और फिर लोग वहाँ पर आकर के देखते हैं अच्छा इन्होंने माइग्रेशन किया है, बिकॉज देयर वाज अ टैग अगेन, राइट. तो ये काम लोग करते हैं फॉर देयर रिसर्च कि कैसे जो बटरफ्लाइज हैं वो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो अब यहाँ पर जो एब्राइट थे उन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया था. इन्होंने लाइट एडहेसिव टैग उनके विंग्स पे लगाना शुरू कर दिए थे. ना व्हाट इज दिस लाइट एडहेसिव टैग्स, मतलब बहुत भारी टैग्स नहीं होते थे. भारी टैग होंगे तो बटरफ्लाइज उड़ नहीं पाएंगे, तो हल्के हल्के से टैग्स थे जो उनके विंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएं, और साथ ही साथ में एडहेसिव मतलब जो उनकी बॉडी को, उनके विंग्स को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए. इस तरह के टैग्स उन्होंने बटरफ्लाइज के, मोनार्क्स के विंग्स पर लगाना शुरू कर दिए थे. और फिर किसी को भी अगर वो टैग मिलेगा बटरफ्लाई का, वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उरहार्ट, तो वो टैग किसको भेज देगा? वो डॉक्टर उरहार्ट को भेज देगा. सो दिस वाज अ टास्क व्हिच वाज गिवन इन दैट बुक एट द लास्ट पेज. और इसमें भी रिचर्ड एब्राइट की मदर ने उनकी मदद करी कि चलो ठीक है, हम डॉक्टर उरहार्ट को एक टेक्स्ट लिखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होनी है, और कैसे हम आप तक वापस पहुंचेंगे इस रिसर्च के लिए. तो इन लोगों ने भी ये काम करना शुरू कर दिया, मतलब रिचर्ड एब्राइट ने ये काम करना शुरू कर दिया था, उनकी मदर उनके पूरे सपोर्ट में थी. The butterfly collecting season around reading last 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. Now here we have given that कि ये है बटरफ्लाई का कलेक्शन डेटा जो कि रिचर्ड एब्राइट ने बनाया. आप देख सकते हो ये ग्राफ है, बना हुआ है, राइट. तो 6 हफ्तों में लेट समर में जो भी इन्होंने बटरफ्लाई कलेक्शन किया था वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया. और फिर वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर आप पीछे करोगे या फिर आप पीछे पीछे भागोगे बटरफ्लाइज के, तो आप उन्हें कभी भी पकड़ नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट. अगर आपको बटरफ्लाइज को पकड़ना है तो आपको शांति से खड़ा होना पड़ेगा, एंड व्हेन यू डू अ नॉर्मल मूवमेंट बाय योर हैंड यू कैन इजीली कैच द बटरफ्लाई. सो ये एक तरह का अपना परसेप्शन बता रहे हैं वो, कि जो वो करते थे वो कभी भी चेज़ नहीं करते थे बटरफ्लाइज को, वो ऐसे ही नॉर्मली ही बटरफ्लाइज को पकड़ लेते थे. सो ये एक तरीका था जिस तरीके से रिचर्ड एब्राइट क्या करते थे, बटरफ्लाइज को पकड़ते थे. और ये डेटा उन्होंने दिया है कि किस तरीके से कौन सी बटरफ्लाई कितने अमाउंट में उन्होंने पकड़ी. जैसे आप अगर देख रहे होगे स्टार्ट को, तो सबसे ज़्यादा ब्रश फूटेड जो है उन्होंने पकड़ी है ना. अब जब इन्होंने इतना सारा कलेक्शन कर लिया, उनके पास नेक्स्ट स्टेप क्या था एब्राइट के लिए? वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. फ्लॉक का मतलब क्या होता है? दिस इज अ कलेक्टिव नाउन एंड दिस मीन्स झुंड, ग्रुप. ओके, तो एब्राइट को क्या करना था? इन फ्लॉक को बढ़ाना था, बटरफ्लाई के झुंड को बढ़ाना था. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई. नाउ अभी उनके पास एक टास्क था, उन्हें क्या करना था? उन्हें एक मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ना था, और वो भी कौन सी होनी चाहिए? फीमेल. अब वो फीमेल क्या करेगी? वो एग्स देगी, एग्स ले करेगी, राइट. तो अब वो उन एग्स को क्या कर रहे थे? डेवलप कर रहे थे अपने बेसमेंट पे. तो उन्होंने एक मोनार्क बटरफ्लाई को जो कि एग्स देने वाली थी उसको उठा करके अपनी बेसमेंट में डाल दिया था, ताकि वो एग्स दे और फिर उनका डेवलपमेंट हो, और ताकि वो उसकी लाइफ साइकिल को स्टडी कर सकें. तो क्या होता है? सबसे पहले बटरफ्लाई एग देती है, राइट. फिर वो एग किस में कन्वर्ट होता है? कैटरपिलर में, जिसको आप लावा भी कहते हो. देन प्यूपा बनता है, दैट इज नोन एज क्रिसालिस, और फिर वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, एक बड़ी सी बटरफ्लाई बन जाती है. तो ये एब्राइट ने इसीलिए किया था बिकॉज ही वांटेड टू स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई.
देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज, उसके बाद वो क्या करने वाले थे, वो जो भी बटरफ्लाई फॉर्म हो रही थी उनको टैग करते एंड लेट देम गो, और फिर उन्हें जाने देते थे. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो अब वो बताते हैं कि कई सालों तक यही चलता रहा. उनका जो बेसमेंट था, उनके घर का जो बेसमेंट था, उस बेसमेंट में वो यही करते थे, वो तितलियां ही पकड़ा करते थे और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बटरफ्लाईज हो गई थी जिनकी डिफरेंट स्टेजेस को वो पढ़ते थे कि कैसे कैसे बटरफ्लाई डेवलप करती है, कैसे कैसे वो एक एक स्टेप आगे बढ़ती है और ग्रो करती है. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. फिर वो कहते हैं कि फाइनली जब बहुत ज़्यादा आप एक काम को करने लगते हो ना, तो आपकी क्यूरियोसिटी उसमें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है. सो दिस हैपेंड विद रिचर्ड एब्राइट ऑल्सो, बिकॉज उनकी भी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी. इट्स टिडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक. वो कहते थे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी और बहुत ही परेशानी वाला काम ये हो रहा था और बहुत ज़्यादा फीडबैक भी नहीं आ पा रहा था. एब्राइट का ये कहना है. राइट नाउ इन ऑल द टाइम आई डिड इट, पूरे टाइम वो यही किया करते थे. ही लाफ्ड ओनली 2 बटरफ्लाईज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड. अब हमारे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि जब मैं उनसे पूछ रहा था कि इसका क्या बेनिफिट निकला, सो वो हंसते हुए बताते हैं कि मतलब किस चीज़ के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे कि ये सच में ये जो बटरफ्लाईज हैं ये माइग्रेट करती भी हैं या नहीं करती हैं. तो जब उन्होंने इस टास्क को कंप्लीट किया था तो ही केम टू नो दैट कि खाली 2 ऐसी बटरफ्लाईज थी जिनको रिकैप्चर किया गया था, जिन्होंने माइग्रेशन किया था. एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड. और वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी, जहाँ मैं रहता था उससे 75 माइल्स दूर ही पर थी वो, मतलब उन्हीं के आसपास वाले ही एरिया में थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी. सो दिस वॉज क्वाइट फनी फॉर रिचर्ड एब्राइट कि वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर इतना सारा टाइम दे चुके थे, इतना सारा समय दे चुके थे जिससे उनको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला. सो हेयर ऑल्सो दिस वॉज द हार्ड वर्क ऑफ रिचर्ड एब्राइट विच इज़ ऑफ नो कंक्लूजन, बट स्टिल ही डिडंट लूज होप. उन्होंने एक हिम्मत नहीं खोई कि अगर मैंने यहाँ पर इतने टाइम तक इस पर साल बर्बाद किया और मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला. उनको लगता था कि यहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, नाउ ही हैज़ टू गो टू समथिंग एल्स. Now, then in the 7th grade, जब वो 7th grade में पहुँचे, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair. County means a region, जो आपके ही एरिया में होता है, आपके ही रीजन में होता है. तो फिर रिचर्ड एब्राइट बताते हैं कि जब वो 7वीं कक्षा में पहुँचे तब उनको एक चीज़ पता चली कि एक्चुअली में जो साइंस होती है वो होती क्या है. जब उन्होंने एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, और वो साइंस फेयर कहाँ का था, उन्हीं के ही रीजन का था, एंड लॉस्ट. ना दिस वॉज द फेलियर. ना व्हाट इट टेल्स अस कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको विजय ही हासिल हो. समटाइम्स यू लूज दैट ऑल्सो. आपको कभी कभी उस चीज़ को हारना भी पड़ता है, और ये रिचर्ड एब्राइट के साथ हो रहा था. उन्होंने इस साइंस फेयर को हार चुका था. राइट. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. एब्राइट said. तो एब्राइट का ये कहना है बहुत दुख होता है, दिल में एकदम ऐसा लगता है ना किसी ने खंजर भोंक दिया, ऐसी वाली फीलिंग होती है. बहुत ज़्यादा दुखी फील करते हो आप जब आप एक साइंस कंपटीशन के लिए गए हो, एक साइंस फेयर में गए हो और आप चाहते हो कि आपके जो क्राफ्ट है, आपने जो भी बनाया है, उसको प्राइज़ मिले, अवार्ड मिले, और आपको वो प्राइज़ नहीं मिलता, वो प्राइज़ कोई और लेकर के चला जाता है. सो बहुत ही गंदी फीलिंग होती है, बहुत ही बुरी फीलिंग होती है कि कोई दूसरा वो प्राइज़ जीत करके चला गया और आप नहीं जीत पाए हो. तो हाँ, आपको दुख होता है. अगर आप एक लिटरली एक ऐसे इंसान हो जो लर्न करना चाहते हो चीज़ों से और आप लर्न नहीं कर पा रहे हो, देन हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़. अब वो बताते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से वो हार गए थे ये कॉम्पिटिशन. उन्होंने एंट्री करी थी, और एंट्री किस चीज़ की थी, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू की, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. और उन्होंने वो कहाँ पर दिखाया था, वो माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने करके दिखाया था. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अब उन्होंने ये जो काम किया था माइक्रोस्कोप में फ्रॉग टिश्यू को जो दिखाया था, दैट वाज जस्ट अ डिस्प्ले. और फिर वो कहते हैं कि जो एक्चुअली में साइंटिस्ट होते हैं ना, जिनको रियल में प्राइज़ मिला, उन्हें इसलिए प्राइज़ नहीं मिला था क्योंकि उन्होंने जस्ट डिस्प्ले किया था कुछ, मेरी तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. तो अगर आपको एक सच में साइंटिस्ट बनना है और आप चाहते हो कि आप कुछ जीतो, कुछ विन करो, तो आपको रियल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे. सिर्फ चीज़ों को दिखा देने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला.
So if you wanna achieve something, if you wanna become scientist, do the real experiment, just not display things. चीज़ों को display मत करो क्योंकि उससे कोई भी फायदा नहीं है. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. अब now यही वो जगह थी. The failure which he got in the science fair, right? वहाँ से उनके अंदर competitive spirit बढ़ गई थी. अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे और उनके अंदर एक और इच्छा शक्ति जाग उठी थी कि नहीं, अब तो मुझे साइंटिस्ट बनना ही बनना, मुझे कोई ना कोई रिसर्च तो करनी है और मुझे अपने घर एक ट्रॉफी लेकर के आनी ही आनी है. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. अब उन्होंने यहीं पे ठान लिया था कि अगली बार जो रीजनल साइंस फेयर होगा उसमें मैं एक रियल एक्सपेरिमेंट तो करूँगा ही करूँगा, जीतूँ या ना जीतूँ. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क. सबसे ज़्यादा अगर उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज थी तो वो थी इंसेक्ट वर्क की, क्योंकि उन्होंने इतने साल बटरफ्लाइज जो अपने बेसमेंट में पाल रखी थी उनके ऊपर इतनी रिसर्च जो की थी, जो कि वो इतने साल से कर रहे थे. वो यहाँ पे मेंशन करते हैं विच आई हैव बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. जो मैं पिछले कुछ सालों से कर रहा था, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, मेरे लिए वो बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स थे और अब मैं उन्हीं का सहारा बन करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था. सो हियर व्हाट वी हैव लर्न दैट कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक बार फेलियर आ रहा है तो आप उसको ये मत सोचो कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई, यू हैव लॉस्ट द बैटल. नो, दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रू, दिस इज़ नॉट द ट्रुथ. द ट्रुथ इज़ कि अब आपको एक लेसन मिला है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और बड़ा करोगे, राइट. सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर. Now, at last, I just want to say that if you people haven't subscribed our channel yet, please do subscribe it. And if you people are really liking our videos, do not forget to like it and share it. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye.